क्या आप जानते हैं कि असम में अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है? लेकिन शायद यह आंकड़ा भी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, क्योंकि खुद सरकार ने मान लिया है कि कई ऐसे इलाके जहां राहत टीम अभी तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाई है। यानी जो गिनती सामने है वो सिर्फ उन लोगों की है जिन तक जानकारी और सरकार पहुंच चुकी है। सोचिए उस परिवार के बारे में जिसके पास सिर्फ कुछ मिनट हो यह फैसला करने के लिए कि घर में क्या बचाना है, जरूरी सामान, अनाज, पशु या अपने परिवार की जिंदगी। असम के कई इलाकों में लोगों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर पानी घरों की कई मंजिलों तक पहुंच गया है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है, जिसमें एक बच्ची की किताबें सड़क पर धूप में सूखती दिखाई दे रही है। यह सिर्फ किताबें ही नहीं, यह एक बच्ची की पढ़ाई और उसके सपनों की कहानी थी। लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं कि असम में बाढ़ आई है, सवाल यह है कि असम में हर साल ऐसी तबाही क्यों आती है। असम में इस बार करीब 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई इलाके जैसे चराई देवी, शिवासागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोराघाट और माजुली जैसे सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने के मजबूर हो गए हैं। फसलें बर्बाद हुई हैं और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार की तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी है। लाखों लोग को सुरक्षित जगहों में पहुंचाया जा रहा है। लेकिन असली सवाल राहत के बाद शुरू होता है। क्या हर साल आने वाली बाढ़ के लिए हमारी तैयारी भी हर साल उतनी ही मजबूत होती है? असम को समझने के लिए पहले उसकी भौगोलिक स्थिति को समझनी होगी। असम की जो जीवन रेखा है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। यह नदी तिब्बत में यांगलुंग त्यांगसोंग के नाम से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में प्रवेश करती है और आगे बांग्लादेश को जाती है। रास्ते में 40 से ज़्यादा छोटी बड़ी नदियां इसमें मिलती है। जब मानसून के दौरान हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होती है तो बहुत बड़ी मात्रा में पानी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में पहुंच जाता है। लेकिन सिर्फ बारिश को जिम्मेदार ठहराना पूरी कहानी नहीं है। असम की नदी अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी और गाद लेके आती है। धीरे धीरे नदी की गहराई कम होती है और पानी फैलने लगता है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों के वनों को कटाई भी एक बड़ी वजह मानी गई है। पेड़ मिट्टी को रोक कर रखते हैं और जंगल कम होते हैं तो मिट्टी बहकर नदियों में आती है। इससे सिल्ट बढ़ता है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी बड़ी समस्या कमजोर तटबंधन है। असम में दशकों से बाढ़ रोकने के लिए तटबंधन बनाए गए हैं, लेकिन कई जगहों पर उसकी क्षमता कमजोर हो चुकी है। सरकार के अपने आंकड़ों में भी कई तटबंधों की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। इसके अलावा कई जगहों पर सड़क निर्माण और खराब जल निकासी के कारण भी प्राकृतिक रास्ता भी प्रभावित होता है। जो जमीन पहले पानी को अपने अंदर सोख लेती थी, वहां अब निर्माण बढ़ गया है। यानी तस्वीर साफ है, बारिश एक कारण है, लेकिन पूरी तबाही सिर्फ बारिश से समझी नहीं जा सकती। अब सवाल उठता है, समाधान क्या है? दुनिया और भारत के कई हिस्सों में दिखाया है कि सिर्फ राहत कार्य से बाढ़ की समस्या खत्म नहीं होती। जरूरत है कि पहले से तैयारी की जाए। बेहतर चेतावनी प्रणाली, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की नई मैपिंग और मजबूत तटबंधन, वेटलैंड और प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण और ऐसी योजना जिसमें बाढ़ आने से पहले लोगों को सुरक्षित किया जा सके। ब्रह्मपुत्र पर चीन की बांध को लेकर भी कई चिंता जताई जा रही है। यह भविष्य की रणनीतिक चुनौती हो सकती है, लेकिन मौजूदा बाढ़ को समझने के लिए हमें अपने अंदर की कमजोरियों पर भी ध्यान देना होगा। असम की बाढ़ हमें एक सवाल छोड़कर जाती है कि अगर हमें पता है कि हर साल पानी आएगा तो फिर हर साल लोगों की जिंदगी क्यों डूबती है? बाढ़ को पूरी तरह रोकना शायद संभव नहीं है, लेकिन इसमें होने वाली मौतों को, नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जरूरत है कि पानी उतरने के बाद भी इस मुद्दे को भी ना उतरने दिया जाए, क्योंकि असम की बाढ़ सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं, पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। जय हिंद, जय भारत।